हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर क्लासेस बेबर में। तो आज बात करते हैं नई टॉपिक की बाल विकास की अवस्थाएं। हम बात करेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रसव पूर्व या प्रीनेटल एज। क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व या प्रीनेटल एज। इसकी जो एज होती है वो 9 महीने से 280 दिन होती है। 9 महीने से 280 दिन होती है इसकी जो एज होती है। 9 महीने से 280 दिन होती है। मैं अगर बात करूं, यह अवस्था माता के गर्भाधान कंसेप्शनल से शुरू होती है। ये जो अवस्था होती है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, प्रसव पूर्व अवस्था। नंबर 2 में बात करूं, जिसका नाम है शैशवावस्था। क्या नाम है? शैशवावस्था। इसका जो टाइम होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है। कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसमें जो शिशु होते हैं वो माता पिता पर भी डिपेंड रहते हैं और उसका व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर संभव होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आगे मैं बात करता हूँ तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो सही और गलत के बारे में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में, शैशवावस्था में इनमें बच्चे जो होते हैं वो सही और गलत के बारे में अंतर नहीं कर पाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अवस्था, जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। जैसे कि आप बस बच्चे को देख रहे हैं, और इसमें जो बच्चा होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। इसमें बच्चे में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवस्था है। इसमें बच्चा छोटी छोटी भाषाएं बोलने लगता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इसमें कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। आगे मैं बात करता हूँ उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था इसे बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। और इसकी जो एज होती है वो होती है 6 से 11 वर्ष। कितनी होती है? 6 से 11 वर्ष। ये आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो कई तरीके के बारे में सोचने लगते हैं। इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है। इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ, इसे स्फूर्ति की अवस्था और स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में संग्रहण करने की, स्टोरेज करने की शक्ति, प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। आगे मैं बात करूंगा, इसे टोली या समूह की, गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ किशोरावस्था की। किसकी बात करूँगा? किशोरावस्था की। किशोरावस्था की जो एज होती है वो होती है 12 से 13 या 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है।
आगे मैं बात करूँगा किशोरावस्था की, तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसे किशोरावस्था को इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान या उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्सेस की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि, इंटेलिजेंस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पर्यावरण को समझने, चिंतन करने, समस्या समाधान के लिए वैकल्पिक संसाधन का कुशलतम प्रयोग करना बुद्धि कहलाता है। अब बुद्धि क्या होती है? बुद्धि से हम क्या क्या कर सकते हैं? इंटेलिजेंस, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। क्या? बुद्धि। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होती है। आगे बात करेंगे, बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन, एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि अनुकूलन, एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। आगे मैं बात करता हूँ बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि। सबसे पहले मूर्त बुद्धि की बात करेंगे तो कॉन्क्रिएट इंटेलिजेंस बोलते हैं इसे। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है कि जो चीज़ें हमें सामने होती हैं, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैकेनिक जो कार्य करता है वो देखकर ही करता है, कारीगर कोई भी कार्य करता है वो भी देखकर करता है। ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। क्या करते हैं? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आगे मैं बात करूँगा अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो डॉक्टर होता है वो भावनाओं से रिलेटेड मरीज का इलाज करता है, भावना से ही एक तरीके से। उसके बाद कवि जो होता है वो कविताएं लिखता है, वो भी भावात्मक तरीके से। चित्रकार चित्र बनाता है, वो भी भावनात्मक तरीके से। अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। क्या हैं? अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। आगे मैं बात करता हूँ सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि की मैं अगर बात करूँगा तो सबसे पहले सामाजिक बुद्धि के बारे में बात करेंगे। सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। जो समाज सेवी होते हैं वो समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे कि आप नेता को देख रहे हैं, नेता है, व्यवसायीकरण है, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। आपको पता होना चाहिए 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधित किया वह सूत्र था, उन्होंने ये बताया, इससे आप मानसिक किसी की भी बुद्धि निकाल सकते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये इसका फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होती है। अगर हमें आईक्यू और उसकी स्थिति के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आईक्यू 25 से कम जिसकी आईक्यू होगी वो होगा जड़ बुद्धि का। ऐसा होगा जड़ बुद्धि का। 25 से 49 जिसकी आईक्यू होगी
वो होगा मूढ़ बुद्धि का। 50 से 69 जिसकी आयु होगी वो होगा मूर्ख बुद्धि का। 70 से 79 जिसकी आयु होगी वो होगा मंद बुद्धि का। 80 से 89 जिसकी आयु होगी वो होगा सामान्य बुद्धि का। 90 से 109 जिसकी आयु होगी वो होगा सामान्य बुद्धि से एवरेज। 110 से 119 के बीच जिसकी आयु होती है वो होगा सामान्य से ऊपर। 120 से 129 जिसकी आयु होती है वो होगा तीव्र बुद्धि का। 130 से 139 जिसकी आयु होती है वो होगा प्रखर बुद्धि का। और 140 से अधिक जिसकी आयु होगी वो होगा प्रतिभाशाली। आगे मैं बात करूँगा प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स बोलते हैं और अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंस होते हैं। जैसे कि आप अपने डिसीजन में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं। इनमें आत्म क्षमता सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है और क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास। और इनमें क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। आपको पता होना चाहिए इनका जो मेंटल कैटेगरी जो होती है, मेंटल प्रोसेस जो होता है वो हाई कैटेगरी का होता है। आगे मैं बात करूँगा बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत की मैं बात करूँ तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी एक कारक सिद्धांत जो है वो एल्फ्रेड विने ने दिया था। और इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी में कार्य करती है। आपको पता एल्फ्रेड विने ने क्या बताया, सभी में एक प्रकार की बुद्धि होती है जो एक प्रकार से ही कार्य करती है। आगे बताऊंगा द्वितीय कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। ये फैक्टर जो था वो स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। आगे मैं बात कर दूंगा ये जो फैक्टर जो है वो किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ये दो तत्व हैं कौन कौन से? नंबर 1 सामान्य तत्व जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इन दोनों बाप बेटा की तस्वीर देख रहे हैं और हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है जैसे, और यह हर किसी में अलग अलग होती है। आगे बात करते हैं विशिष्ट तत्व एस फैक्टर स्पेसिबिलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे आप लता मंगेशकर सिंगर हैं और उनको देखकर आप सिंगिंग करने लगते हैं तो यह बुद्धि जो कहलाई जाएगी वो विशिष्ट तत्व एस फैक्टर स्पेसिबिलिटी कहलाई जाएगी। आगे मैं बात करता हूँ समूह कारक सिद्धांत। ये किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये पेपर में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं फॉर्म हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा नंबर 1 शाब्दिक भाषाई बुद्धि परीक्षण, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे कि आपको पता होगा अंजना ओम कश्यप जी की तस्वीर लगी हुई है ये, और ये तस्वीर जो है वो क्या है, एक एंकर हैं। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो या तो वकील बनते हैं, वक्ता, ये कवि बनते हैं या पत्रकार बनते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप जी हैं। आगे मैं बात करूँगा तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक
मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वे अकाउंटेंट, बैंकर, सोशलिस्ट आदि बनते हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर लगी हुई है। ये इनमें मैथ कैलकुलेशन अधिक थी और ये आगे चल के एक साइंटिस्ट हैं, बने हैं, इस समय हैं। इस समय तो अब नहीं हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और साइंटिस्ट थे ये। आगे मैं बात करूँगा नेक्स्ट, स्थानिक बुद्धि, स्पेंटियल इंटेलिजेंस, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक मूर्ति बना रहा है और यह जो व्यक्ति है वो किसी की भी तस्वीर बना सकता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो एक मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्टर आदि बनते हैं। आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि की अगर बात करते हैं तो इसमें बताया गया है बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलेटिक्स, डांसर आदि बनते हैं। जैसे कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है, ये एथलीट बंदा है। और आगे मैं बात करूँगा नीरज चोपड़ा है ये। और आगे मैं बात करूँगा संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर बनते हैं, एंटरटेनर बनते हैं आदि बनते हैं। जैसे कपिल शर्मा एंटरटेनर है और सिंगर अरिजीत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। आगे मैं बात करता हूँ अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक नेता है और एक शिक्षक है। इसके द्वारा दूसरे के व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसमें दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है इसमें। आगे जैसे नेता जो है वो किस तरीके से दूसरों के साथ बोल रहा है, भाषण दे रहा है, टीचर अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं आदि बनते हैं। आगे बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जैसे जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे तो किसान बनते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, एक्सेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे साधु, संत, फिलोसफर आदि बनते हैं। आलोचनात्मक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी गिलफोर्ड्स ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड्स के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों में से निर्मित है: विषय वस्तु, कंटेंट, संक्रियाएं, ऑपरेशन तथा उत्पाद। आगे मैं बात करूंगा त्रिचापीय त्रिघटकीय
सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बाँटा है। नंबर 1 अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट्स करता है। नंबर 2 घटकीय बुद्धि, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। यह अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। आगे नंबर 3 संदर्भनात्मक बुद्धि, कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस। संदर्भनात्मक बुद्धि, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।